नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज समझेंगे कि इजराइल द्वारा ईरान पर हमला क्यों किया गया। ये हमला से विश्व में किस तरह का ग्रुप फिर से बनने वाला है। क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है। इजराइल और यूएस जो एक गुट है, तो दूसरी ओर ईरान के साथ कौन कौन सा देश खड़ा है। इसमें यूएस की क्या भूमिका होगी, इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका होने वाली है, भारत के फॉरेन पॉलिसी पे क्या चुनौतियां उत्पन्न होने वाली है। इस हमले में कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचाया गया ईरान को, और इसका ईरान द्वारा क्या रिस्पॉन्स किया जाएगा, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझो कि आज रात में हमला किया गया इजराइल द्वारा ईरान पर। ये जो टारगेट किया गया, यह किया गया न्यूक्लियर प्लांट पर। और दूसरी ओर जो बड़े पर्सनालिटी जो थे, जो आर्मी में थे, डिफेंस में थे, उनको टारगेट किया गया। जो साइंटिस्ट थे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले साइंटिस्ट थे, उनको टारगेट किया गया, उनको पर हमला किया गया ताकि उनको हत्या करके इस चीज को रोक दिया जाए। इजराइल द्वारा एक वीडियो में कहा गया है कि ये जो हमला किया गया है, ये इजराइल के अस्तित्व को बचाने के लिए है, उसके सर्वाइवल के लिए है। और ये हमला तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान इस तरह के थ्रेट के लिए काम कर, इजराइल के थ्रेट के रूप में जब तक कार्य करेगा, हम इस तरह का हमला करेंगे, क्योंकि हमारे सर्वाइवल की बात है। इन्हीं चीजों को समझेंगे, इसमें क्या हुआ है इसको समझिए। पहले देखो, सबसे पहली बात कि इजराइल ने क्या बोला, ये हमारा प्रिमिटिव स्ट्राइक है। किसके अगेंस्ट में? हम न्यूक्लियर प्लांट हम करेंगे, न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करेंगे, मिलिट्री साइट्स पर हमला करेंगे। और मिलिट्री साइट पर क्या हुआ, कहने का मतलब है कि जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल रखा हुआ है, जहां पर बॉम्ब रखा हुआ है, उसको हम खत्म कर देंगे। और दूसरी ओर जो न्यूक्लियर प्लांट जहां आप लगभग एटम बम बनाने के करीब पहुंच गए थे, हमने उसको समाप्त कर दिया। जहां यूरेनियम आप इनरिच कर रहे हो, हम उसको समाप्त कर देंगे। अगर ये समाप्त कर देगा तो इसको डेवलप करने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा कहा गया कि इजराइल द्वारा ऐसा कहा गया कि 15 कुछ ही दिनों में ये 15 एटम बम तैयार करने के करीब पहुंच चुके थे। अगर हम एक दिन भी और रुकते तो इसमें दिक्कत ये आती कि ये एटम बम बना लेते और ये इजराइल के लिए अस्तित्व में खतरा पैदा कर देता। इसलिए हमें ये करना जरूरी था, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया। और दूसरी ओर यूएस ने कहा गया कि इजराइल द्वारा जो स्ट्राइक किया गया है, इसमें यूएस की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन यूएस की भूमिका नहीं है, लेकिन यूएस ने कुछ दिन पहले ही कह दिया कि भैया ये मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, मैसिव कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, इसलिए वहां पर जो भी हो अमेरिकन, वो वहां से निकल जाओ। दूसरी ओर देखेंगे कि अब ये जब भी कोई हमला होता है इस खाड़ी देशों में, चाहे मिडिल ईस्ट में, तो यहाँ पर ऑयल प्राइस का रेट ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। एक कुछ बिल्डिंग को टारगेट किया गया है जहाँ हाई ऑफिशियल, वहां पर मिलिट्री से रिलेटेड लोग थे, उन पर हमला करने के प्रयास किया गया। देखो, अब इसमें क्या हुआ, इजरायली मिलिट्री ने क्या बोला, उसने कंफर्म कर दिया, न्यूज पेपर, इजरायली न्यूज पेपर है, उसको बोला है कि देखिए हमने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन्स। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन्स मतलब क्या हुआ कि इस ऑपरेशन के तहत हमने क्या किया, सबसे पहले अ, हमने न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया था, फिर हमने मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया, और कुछ लोगों को इसने टारगेट किया। जैसे हमने बताया था, कुछ बिग पर्सनालिटी है उनको टारगेट किया, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, एक इजरायली मिलिट्री का ही एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि देखो हमने 5 वेव, मतलब हमने हमला जो किया, ऐसा नहीं कि एक मिसाइल मारा छोड़ दिया। अब देखो, मान लो कि ये एरिया है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर प्लांट जगह है, हमने ऐसा हमला किया कि एक से विस्फोट किया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ऐसा हमला किया गया था। और हमला करके उस एरिया को, न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से हमला किया। उसमें हमने क्या किया, क्या बोला है, 100 हमने किया। स्ट्राइक करके हम पूरी तरह से न्यूक्लियर प्लांट और कुछ मिसाइल साइट्स को हमने हमला किया। मिसाइल साइट्स को हमला करने में मोसाद की बहुत बड़ी भूमिका थी। जहां जहां बैलिस्टिक मिसाइल रखे हुए थे, कुछ बॉम्ब रखे हुए थे, वहां पहले ही मोसाद द्वारा कुछ तैयारी कर लिया गया था। जैसे ही इजराइल का एयर स्ट्राइक होता है, वैसे ही ये जो बैलिस्टिक मिसाइल वाला एरिया है, वहां पर भी कई तरह विस्फोट देखने को मिला। आप यूट्यूब पर इसका वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ कि नतांज में क्या है, न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट साइट है, जो हम अभी मैप में भी देखेंगे कि जो ईरान का नतांज एक जगह है, वहाँ एक तबरीज एक जगह है, वहाँ पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, उसको भी इन्होंने टारगेट किया। अब देखो, इजरायली मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भैया देखो, अब ऐसा टाइम आ गया था कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वो ऐसे जगह पहुंच चुका था जहां से वो रिटर्न नहीं हो सकता था। और अगर ये रिटर्न नहीं हो रहा है तो ये इजराइल के अस्तित्व पर एक खतरा था, तो हमें रुकना मेरे अस्तित्व के लिए सही नहीं था, इजराइल के अस्तित्व के लिए सही नहीं था, इसलिए हमला जरूरी था। देखो, अब ईरानियन मीडिया ने क्या बोला, भैया देखो कुछ कैजुअलिटी हुए, सिविलियन मरे, कुछ सीनियर ईरानियन ऑफिशियल मरे। कंफर्म किल्डार होसेन सलामी,
ये कौन है? हुसैन सलामी, याद रखिए। ये कौन है? चीफ ऑफ रेवोल्यूशनरी गार्ड है वहाँ का, ईरान का। और दूसरी ओर जो आर्मी का जो चीफ है, चीफ ऑफ स्टाफ, वो बागेरी, मोहम्मद बागेरी, इनको इस हमले में मार दिया गया। दूसरी ओर देखेंगे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, मोहम्मद मेहदी तेहरानची और अब्बासी, इनको भी इस हमले में मार दिया गया। मेन टारगेट इसका था इजराइल का कि जो जो इस चीज को डेवलप कर रहे हैं उनको सबसे पहले समाप्त करो। ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो अपने ऐसे से जो कुछ टारगेट सेट कर रहे थे ताकि इजराइल को नुकसान पहुंचाया जाए, उन लोगों को इन्होंने टारगेट करके उनको मार दिया। और इस तरह के टारगेट जो है इजराइल द्वारा पहले भी किया गया है। 2020 में भी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया था। आपने देखा होगा रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड को पहले भी मारा गया था। जो बन रहे उनका मेन टारगेट होता है कि इस चीज को डेवलप नहीं होने देना है, ईरान को इतना मजबूत नहीं होने देना है जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हो। ठीक है। हमने बोला था कि हुसैन सलामी है, ये बागेची है, ये जो हमने बोला था तेहरानची, और ये अब्बासी साहब है। ये दोनों साइंटिस्ट है, ये दोनों आर्मी ऑफ स्टाफ और ये रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड थे। इन चारों को मार दिया गया। ठीक है। अब देखो वही बागेरी साहब को मार दिया, और फिर वही, और कुछ है नहीं। इसमें एक चीज कहा गया, देखो ये जो टारगेट स्ट्राइक हुआ, ईरान पर एक स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक करने के बाद इनका मेन था न्यूक्लियर प्लांट, सीनियर मिलिट्री को मारा, कुछ ऐसा था। और इन्होंने बोला, नेतन्याहू ने कहा है, विल लास्ट मेनी डेज। कहने का मतलब क्या है? ये जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन चला है, ये तब तक चलेगा जब तक इजराइल ये संतुष्ट न हो जाए कि अब ईरान हमारे लिए थ्रेट नहीं है। ये चलता रहेगा। दूसरी ओर मिलिट्री लीडर्स किल्ड हो गए, हमने बताया पीछे, और न्यूक्लियर टारगेट किया गया जैसा कि हमने बता रखा है। ठीक है। और बिल्डिंग हमने दिखाया था पीछे, कैसे इस बिल्डिंग में कुछ आर्मी स्टाफ थे, उनको मार दिया गया। अब समझो इस मैप से, यहाँ ईरान है, यहाँ इजराइल है। अब यहाँ पर देखो, इस एरिया में किसी के पास भी आप देखोगे परमाणु बम नहीं है। अगर इसके पास परमाणु बम आ जाता है तो ईरान का संबंध लेबनान से अच्छा है। यहाँ लेबनान में कौन सा आतंकवादी संगठन है? हिजबुल्ला। फिलिस्तीन में कौन सा है? गाजा पट्टी में आप देखोगे हमास है। ये सबको समर्थन कौन देता है? ईरान देता है। अगर ये ईरान डेवलप कर लेता है एटम बम, जैसा कि इजराइल द्वारा कहा गया है कि 15 एटम बम बनाने के करीब था, अगर हम एक दिन भी रुकते तो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा था, और हमने इस चीज को समाप्त कर दिया ताकि अब इनको डेवलप करने में, अब जहां से भी कोई पार्ट खरीदेंगे हम उसको लोकेट कर पाएंगे, हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। अब क्या होगा कि यहां से क्या होगा कि यहां पर ये अगर इसको समाप्त कर दिया तो इजराइल अपने अस्तित्व को बचा पाएगा। अगर ईरान बना लेता तो यहां पर वो लेबनान को दे सकता था अपना एटम बम, गाजा पट्टी में हमास को दे सकता था, और इजराइल को पूरी तरह समाप्त कर सकता था। लेकिन अब क्या, इस हमले के बाद एक जो नया पॉलिटिक्स शुरू हुआ है उसको समझो। लेकिन क्या ये हमला जरूरी था? आपको पता होगा कि 2015 में बराक ओबामा के समय में JCPOA करके एक एग्रीमेंट हुआ था, ईरान और ईरान प्लस P5+1, जो 1 है जर्मनी है, और P5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के, ये सारे देशों में एक एग्रीमेंट हुआ था कि ठीक है, तुम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए तुम न्यूक्लियर प्लांट बनाओ, और वहां पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए तुम काम कर सकते हो, इसमें हम भी सहयोग देंगे। ठीक है। तुम इनरिच करो यूरेनियम, लेकिन एटम बम के लिए नहीं, शांति पक्ष के लिए, ऊर्जा और सुरक्षा के लिए तुम करो। ठीक है। और उसमें क्या क्या कुछ प्रावधान था वो हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पर जो एक नया चीज शुरू हुआ उसको समझो पहले। अच्छा, JCPOA को पहले बात कर लो। देखो जैसे 2013 से 18 के बीच में ये समझो पहले क्या हुआ कि 13 से बातें शुरू हुआ और 15 में एग्रीमेंट हुआ, और 15 में एग्रीमेंट हुआ तो ये क्या हुआ, P5 देश बोला लिमिटेड सैंक्शन रिलीफ। मतलब अगर तुम एग्रीमेंट करते हो तो तुम्हारा क्या होगा, तुम पर जो भी हम सैंक्शन लगा रखे हैं वो खत्म कर देंगे, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से किया गया हो, चाहे US द्वारा किया गया हो, चाहे वेस्टर्न कंट्री द्वारा सैंक्शन लगाया गया हो, सब हम समाप्त कर देंगे, उसमें रिलीफ करेंगे। और आप तुम्हारा जो अनफ्रोज अप्रोक्सीमेटली जो फ्रोजन अमाउंट था लगभग 4.2 बिलियन का, हम उसको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। वो तुमको आराम से जो विदेशों में है तुम्हारा, तुम उसका यूज कर पाओगे। ठीक है। ये एग्रीमेंट में इन सारी बातों को किया गया था। जब JCPOA हुआ तो इसमें ये बोला गया कि देखो भैया, तुम क्या करो, 10 साल जो तुम इनरिचमेंट करना है, नॉट हायर देन 3.67%, 15 साल के लिए। JCPOA का बात है। तुम स्टॉक पाइल में 300 किलोग्राम ऑफ इनरिच यूरेनियम रखो 15 साल के लिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ये जो बातें किया गया है ये मान लो। ठीक है। दूसरी P5 का क्या कमिटमेंट था, हमने उसने बोला कि देखो भैया, यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल में अगेंस्ट तुम्हारे जो सस्पेंशन वाला बात है उसको हम समाप्त कर देंगे। यूरोपियन यूनियन का जो सैंक्शन है तुम्हारे अगेंस्ट में उसको समाप्त कर देंगे, और साथ ही साथ तुमको क्या करेंगे, अब सब US
क्या, द सस्पेंशन ऑफ सम यूएस सैंक्शन इंक्लूडिंग दो अगेंस्ट ईरान एनर्जी एंड बैंकिंग सेक्टर। जो यूएस जो सैंक्शन लगा रखा है उसको भी समाप्त कर देंगे, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो चाहे कोई व्यक्ति से रिलेटेड हो, हम उसको समाप्त कर देंगे। ये देशी पुआ का बात था, बराक ओबामा के टाइम में हुआ था, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात कि आखिर ईरान के पास ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का टेक्निक कहां से आया। सबसे पहले ये जानो, ये एक खान था। ये क्या था, एक साइंटिस्ट था जो पहले काम करता था कहाँ, ब्रिटिश जर्मन डच इन्वेस्टमेंट कंपनी में। उसका नाम था यूरेनिको, वहां काम करता था। वहां काम करते करते 1970 के टाइम में बना, मतलब काम करता था। वहां से वो क्या किया, चोरी किया, क्या चोरी कर लिया वहां का टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी चोरी करके उसने क्या किया, पहले पाकिस्तान को डेवलप करने में प्रोटोटाइप 1 और 2 में सहयोग किया, और फिर यही टेक्नोलॉजी को किसने क्या किया, ईरान को दिया। अब ऐसे शुरू हुआ इसका शुरुआत। अब ये शुरुआत हुआ। अब देखो हमने बोला था कि जो ईरान जो है, ईरान का जो नतांज जगह है ये फोर्डियन और ये तेहरान है, देखो राजधानी के कितना पास है। इन सारी जगहों पे हमला किया, हमला करके इसने क्या किया, जो न्यूक्लियर प्लांट का जो भी जगह था उसको समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर जो भी सेंटर था न्यूक्लियर रिसर्च का उसको समाप्त कर दिया गया, जहां बैलिस्टिक मिसाइल रखे गए थे उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब ईरान के 8 जगहों पर हमला किया गया। इसमें एक ही खान का एक भूमिका था, जिसने क्या किया था, इसने चोरी किया था और इसका डिजाइन करके और फिर पाकिस्तान को और ईरान को इसने दिया था। देखो अब इसमें समझने वाली जो बात है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये समझ लो। एक चीज, बड़ा छोटा सा चीज है, समझा देता हूं, आप समझ लो जल्दी से, ये समझ लो। देखो यहां पर ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, इसमें दो गुट बनेगा, एक यूएस के साथ होगा, एक क्या होगा, ईरान के साथ। इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका है, इंडिया की क्या भूमिका है, देखो समझिए। इंडिया पर मतलब भूमिका अंदर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब देखो ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया, ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया इंडिया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, जब भारत ने वहां के एयर फील्ड पर जो स्ट्राइक किया इंडिया ने, तो कुछ एयर फील्ड जो क्या हुआ, नष्ट हुआ। सबसे ज्यादा दुख यूएस को हुआ, अरे क्यों हमला हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जहां ऑपरेशन सिंदूर जो एक आतंकवादियों के विरुद्ध एक एक्शन था, हमला था, उसमें यूएस ने दबे शब्दों में भारत का साथ दिया, लेकिन खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छा है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ का मुनीर को कितने बड़े बड़े ओहदे पर आर्मी डे पर बुलाया जा रहा है। आप देखेंगे उसको बड़ा बड़ा चढ़ा के सहयोग किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे आईएमएफ से पैसा रिलीज करवाने में यूएस की बड़ी भूमिका थी, वर्ल्ड बैंक से रिलीज करवाने में, अभी एडीबी से पैसा रिलीज करवाने के लिए यूएस सहयोग कर रहा है। आखिर क्या ऐसा, क्यों ऐसा कर रहा है, देखो यूएस को पता है इजराइल और ईरान में होगा हमला, युद्ध होगा। युद्ध जब होगा और जब चीजें हाई लेवल पर जाएगी, तो इसको हमला, ईरान अगर ये ईरान है तो इसको सहयोग करने के लिए हो सकता है चाइना है, हो सकता है रशिया है, तो ईरान इजराइल के लिए एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो हमको ईरान को बैलेंस करने के लिए ये खुल के तो आएंगे नहीं इसके समर्थन में, चाहे मिसाइल और टेक्नोलॉजी और कुछ अंतरराष्ट्रीय सहयोग करेंगे। लेकिन अगर ईरान इजराइल को बचाना है तो ये क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि किसी तरह से हमको पाकिस्तान का अगर एयरफील्ड मिल जाता है, यूएस चाहेगा कि यूएस का पाकिस्तान का एयरफील्ड मिल जाता है तो हम यहाँ से आराम से ईरान को रोक पाएंगे। अगर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अगर ये एयरफील्ड को तोड़ दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, इजराइल के लिए एक खतरा उत्पन्न होगा, यूएस के लिए एक चुनौती उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए अभी पाकिस्तान को लो बाबू लो बाबू लो बाबू लो बाबू करके कुछ कुछ लाले दिया जा रहा है, क्योंकि वहां के लोग मूर्ख हैं, वो यूएस के स्वार्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। और वहाँ वहाँ के मिलिट्री को, वहाँ के शासन व्यवस्था को ज्यादा मतलब है नहीं लोगों से पाकिस्तान के, वो बस यूएस को खुश करने में लगे पड़े हैं। भैया चाहे जैसे हो पैसा दे दो, पैसा हमको बैंक से रिलीज करवाते रहो, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, तुम हमसे जो सहयोग लेना है लेते रहो। जैसे तुम यूएसएसआर के लिए हम तुमको तालिबान बना के दिए, वैसे ही तुमको अगर ईरान को भी खत्म करना है, हमको धर्म वर्म खाली बाहरी रूप में हम बोलते हैं, अंदर से हमको धर्म से लेना देना नहीं है। तुम ईरान में मारना मारो, बम जितना बम मारना मारो, हम सहयोग करेंगे। वही हाल हो रहा है। यूएस इसीलिए खुल के समर्थन में है किसके, पाकिस्तान में आज। और पाकिस्तान का समर्थन करने के पीछे का कारण है कि ईरान इजराइल युद्ध होता है तो यहाँ पर क्या होगा, एक बढ़त मिलेगी पाकिस्तान के माध्यम से, इसको एयरफील्ड मिल जाएगा, एयरफील्ड से आराम से फाइटर जेट के माध्यम से ईरान को रोकने में कामयाब होगा। मेन मकसद ये, इसको समझने का प्रयास करो। और जैसा कि अभी चाइना और रशिया ने खुद को खुल के बोला है कि इजराइल को
या किसी भी देश की संप्रभुता को सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये हमला का उन लोग निंदा करते हैं। पाकिस्तान, अब जान ही रहे हो कि अभी वो कुछ बोल नहीं पाएगा ज्यादा खुल के, क्योंकि अभी यूएस के गोद में बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप देखो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीजें ग्रुप बाई ग्रुप बन रहा है। क्यों यूएस अभी पाकिस्तान के गोद में बैठा है या पाकिस्तान यूएस के गोद में बैठा है, इस तरह से चल रहा है चीजें कि ईरान को कोई नुकसान ना पहुंचे। अभी पता है पूरी तरह से यूएस को कि अभी पाकिस्तान की भूमिका बहुत बड़ी है। दूसरी ओर कि आप एक देख रहे होगे कि पाकिस्तान को खुश करना भी कारण है यूएस को, पाकिस्तान यूएस को खुश कर रहा है, यूएस पाकिस्तान को खुश कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। कुछ आप क्रिप्टो करेंसी वाली बातें देख रहे होंगे कि ट्रम्प के कुछ रिलेटिव है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे उनको फायदा होगा, तो पाकिस्तान को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है ट्रम्प द्वारा। और इजराइल के भी जो चीजें है, इजराइल को अगर हमला होता है ईरान इजराइल के बीच में, तो पाकिस्तान का प्रयोग करके उसको वहां पर हमला में ईरान को पीछे किया जा सकता है। बस यही है अभी पॉलिटिक्स में, इसमें जो भी डेवलपमेंट होता है उसको देखेंगे, लेकिन ये एक नए युद्ध की शुरुआत है, ये कम नहीं, अभी रुकने वाला नहीं है, अभी और बढ़ेगा। अभी इसमें और कोई भी डेवलपमेंट होता है आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।